हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एआई भारत यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पे। आज हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। यह सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि भारत के हर बच्चे का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। संवैधानिक और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए, अगर हम किसी देश की नींव मजबूत करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत होती है क्लासरूम से, ब्लैक बोर्ड से। क्या आप जानते हैं कि आजादी के 60 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी हमारे देश में लाखों बच्चे स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते थे। संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी में जरूर कहा था कि 10 साल के भीतर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, लेकिन यह सिर्फ एक डायरेक्टिव बनकर रह गया। यह लीगली एनफोर्सेबल नहीं था। आर्टिकल 45 में अंडर डीपीएसपी 10 से 14 साल के बच्चों के लिए ये एक सिर्फ डायरेक्टिव बनकर रह गया था। आज इस लेक्चर में हम पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे कि कैसे एक आइडिया से लेकर यह एक फुल फ्लैज्ड लीगल राइट बना। मैंने बात करी लीगल राइट। लीगल राइट बनकर कैसे इसने जो है हमारे समाज के अंदर शिक्षा से रिलेटेड जितने भी ऊंच नीच थी उसको जो है खत्म किया। इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए, इसके मुख्य प्रोविजंस क्या हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह आपके लिए क्यों इतना क्रुशियल है। तो आइए पेन और नोटबुक उठाइए और सिलसिलेवार तरीके से हर एक कंसेप्ट को डिकोड करते हैं। इसकी पूरी कहानी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। नंबर 2, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड जर्नी। कुछ टाइमलाइंस मैं बना रहा हूँ जिसमें कि पूरी क्रोनोलॉजी कवर हो जाएगी कि इस एक्ट ने 1950 से लेके 2009 तक कैसे जो है अपनी क्रोनोलॉजी पूरी करी। वो एक बार टाइमलाइन आप देखिए। 1950 डीपीएसपी, 1993 उन्नी कृष्णन केस, इसके बाद में 2002 जिसमें कि 86 जो अमेंडमेंट इसमें हुआ था उसका जिक्र है। इसके बाद में 2009 जिसमें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ। एक्ट पास हुआ। इसके बाद में 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 पूरे भारत में लागू हो गया। एनफोर्समेंट पूरे भारत में एनफोर्सेबल हो गया। ये पूरी क्रोनोलॉजी आप एक बार देख लीजिए। 1951 डीपीएसपी, 1993 में उन्नी प्रेसिडेंट केस, उसके बाद में 2002 में 86th अमेंडमेंट, एंड आफ्टर दैट 2009 में आरटी एक्ट पास, एंड आफ्टर दैट 1 अप्रैल 2010 में एनफोर्समेंट। सबसे पहले बात करते हैं 1950 की। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो शिक्षा को आर्टिकल 45 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में रखा गया था। नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्टिकल 45 में अंडर डीपीएसपी। इसके बाद में इसका मतलब यह था कि सरकारें इसके लिए नैतिक रूप से बाध्य थी।
लेकिन अगर सरकारें इसे लागू न करें तो आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। मैंने क्या बोला, यदि सरकारें सिर्फ नैतिक रूप से बाध्य थी, नैतिक रूप से बाध्य थी, यदि आपको शिक्षा के अधिकार में से यदि या फिर कोई भी शिक्षा से रिलेटेड आपको ये लग रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है, ये चीजें जो है बच्चों को नहीं मिल रही हैं, ये जो भी सुविधाएं जो है गवर्नमेंट को देनी चाहिए वो यदि नहीं मिल रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। उसके बाद में नंबर 2, 1993 उन्नी कृष्णन केस। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऐतिहासिक फैसले में पहली बार यह डिक्लेयर किया कि राइट टू एजुकेशन जो है वो राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी जीने का अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। ये जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहीं से असली वैधानिक मांग जोर पकड़ने लगी। इसके बाद में तीसरा और सबसे बड़ा कदम आया, नंबर 3, साल्ट 2002, 86 अमेंडमेंट। इसको देखते हैं क्या अमेंडमेंट इसमें हुआ था। साल 2002 में 86वां संविधान संशोधन, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस टाइम पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय यह संशोधन लाया गया। इसके तहत संविधान में 3 बड़े बदलाव किए गए। वो बदलाव देखते हैं क्या क्या हुए थे। सबसे पहले आर्टिकल 21A जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट जो है बना दिया गया। नंबर 2, इसमें और क्या हुआ, आर्टिकल 45 की भाषा को बदला गया और इसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रावधान जोड़ा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज चेंज हुई। और इसमें और क्या जोड़ा गया, ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये जोड़ा गया। और इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 51A के तहत माता पिता या अभिभावक का यह फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई कि वे 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। पेरेंट्स की भी ड्यूटी बढ़ी। आर्टिकल 51A के तहत माता पिता की भी ये ड्यूटी बनी, के तहत पेरेंट्स की ड्यूटी 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद लास्ट चरण की बात करते हैं, जो कि चौथा चरण था। जो कि चौथा चरण कौन सा है, जब आरटीई पास हुआ 2009 में, उसको देखते हैं एक बार। इसके बाद आता है चौथा चरण, 2009 वाला ईयर। इस संशोधन के बाद पार्लियामेंट ने फाइनली राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया। और अंत में इसे लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010।
ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। यह एक्ट पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो कि वहां पे भी जो है बाद में लागू हो गया था, तो यह पूरे देश में प्रभावी हो गया। इस तरह भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने के बाद अब बात करते हैं आरटीई एक्ट 2009 के कुछ मुख्य प्रावधान और विशेषताएं की प्रोविजंस एंड सलिएंट फीचर्स। नंबर 3, आरटीई एक्ट 2009 की प्रोविजंस एंड सलिएंट फीचर्स। मुख्य प्रावधान और विशेषताएं, क्या क्या इस कानून की कुछ मुख्य विशेषताएं थी और क्या क्या इसमें प्रावधान थे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्री एंड कंपल्सरी। नंबर 1, फ्री एंड कंपल्सरी। इसमें क्या था उसके बारे में देखते हैं, क्या की प्रोविजंस था ये। फ्री का मतलब कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई भी ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस या ऐसा कोई भी चार्ज नहीं देना होगा जिससे उसकी पढ़ाई रुके। और कंपलसरी अनिवार्य का मतलब है कि सरकार की यह स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह 6 से 14 साल की हर बच्चे का एडमिशन, अटेंडेंस और कंप्लीशन इंश्योर करे। तो फ्री एंड कंपलसरी में आप समझ गए होंगे। फ्री में क्या था, एक तो ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और इसके अलावा या कोई भी ऐसा चार्ज नहीं देना होगा जिससे कि उसकी पढ़ाई रुके। और इसमें क्या था, कंपलसरी में क्या था, कंपलसरी में था कि 6 से 14 साल के बच्चों की जो पढ़ाई है वो उसकी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें क्या क्या था, 6 से 14 साल के बच्चों का एडमिशन, एक तो अटेंडेंस जो है कंप्लीशन इंश्योर करेगी, कंप्लीशन टू बी इंश्योर। ये फ्री एंड कंपल्सरी में एज ए की प्रोविजन इसमें था। और इसके बाद क्या था, एज ग्रुप, ये प्रावधान भी इसमें था, एज ग्रुप। इसके अंतर्गत क्या था, याद रखिएगा, यह अधिकार सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। हालांकि विकलांग, दिव्यांग या CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए यह उम्र सीमा 6 से 18 वर्ष रखी गई थी। तो नॉर्मल जो बच्चे थे उनके लिए 6 से 14 साल, ठीक, नॉर्मल के लिए। और दूसरा दिव्यांग और CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए 6 से 18 साल रखी गई। इसके बाद नंबर 3 प्रोविजन क्या था इसमें, नो स्क्रीनिंग, प्रोसीजर एंड नो कैपिटेशन। ये क्या प्रोविजन था, इसे भी देखते हैं। सेक्शन 13 साफ कहता है कि किसी भी बच्चे या उसके माता पिता का एडमिशन के समय कोई इंटरव्यू या स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा और न ही कोई डोनेशन या कैपिटेशन फीस ली जाएगी। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर भारी पेनल्टी का प्रावधान है। तो सेक्शन 13 के अंडर अंडर आर्टिकल आरटीई 2009 अंडर सेक्शन 30, सेक्शन 13 में कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर द पेरेंट्स। बच्चे का एडमिशन के टाइम पे पेरेंट्स का कोई भी इंटरव्यू लेने की कोई नीड ये एक्ट नहीं कहता। इसके बाद में क्या प्रोविजंस थे, नेबरहुड स्कूलिंग, इसमें क्या था, इस एक्ट के तहत सरकार का यह दायित्व है कि वह हर तय दायरे के अंदर एक सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल स्थापित करे ताकि बच्चों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। तो नेबरहुड स्कूलिंग में क्या था, डिस्टेंस को लेकर सरकार ने ध्यान रखा कि इतनी दूरी पे स्कूल होना चाहिए कि
कि बच्चे को लंबा डिस्टेंस कवर ना करना पड़े। और इसमें क्या की प्रोविजंस थे, सेक्शन 12(1)(c), इसके अंडर क्या था, 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल्स। यह बहुत ही क्रांतिकारी प्रोविजन है। इसके तहत प्राइवेट और अनएडेड स्कूलों को अपनी क्लास 1 या एंट्री लेवल की कुल सीटों का कम से कम 25% हिस्सा कमजोर वर्ग, वीकर सेक्शन और वंचित समूह के बच्चों के लिए बिना किसी फीस के आरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है। सेक्शन 12(1)(c) में क्या था, 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल्स। और क्या था इसमें, और प्राइवेट में, और दूसरा किन स्कूलों में, अनएडेड अनएडेड स्कूलों में। किन लोगों के लिए, वीकर सेक्शन है, और दूसरा डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप्स, समझ गए होंगे बात। और लास्ट प्रोविजन इसमें क्या था, लास्ट प्रोविजन था इसमें नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी, ये क्या था, इसको भी देखते हैं, ये बहुत ही जरूरी था। शुरुआत में इस एक्ट में यह था कि क्लास 8 तक के किसी भी बच्चे को फेल करके क्लास में रोका नहीं जाएगा, ताकि ड्रॉप आउट रेट कम हो सके। हालांकि बाद में इसमें राज्यों को अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट का अधिकार दे दिया गया। मतलब 8वीं क्लास में यदि बच्चा फेल हो गया है, तो पहले क्या होता था कि उसको 8वीं में ही रख लेते थे। जब ये कानून आया तो उसे 8वीं में नहीं रख सकते थे, उसे डिटेन नहीं कर सकते थे सेम क्लास में, उसे अगली क्लास में करना ही करना है। लेकिन जब संशोधन हुआ तो बाद में ये जो है हर स्टेट को अलग से इम्प्रूवमेंट का अधिकार दे दिया गया। तो इसमें डिटेन किस क्लास तक कर सकते थे, 8th क्लास तक से, फिर वो बाद में चेंज हो गया था, फिर 8 से 9th में बच्चों को ट्रांसफर कर सकते थे। ये की प्रोविजंस भी इसमें था। प्रोविजंस और सालिएंट फीचर्स की बात करने के बाद अब बात करते हैं टीचर पीपल रेशियो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 4, टीचर पीपल रेशियो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल के अंदर बच्चों का और टीचर का क्या अनुपात होना चाहिए और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले था टीचर स्टूडेंट रेशियो। इसमें मैं एक्चुअली 3 स्टैंडर्ड्स पे लेके बात करूंगा। सबसे पहले प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी, पीटीआर। तो सबसे पहले है इसमें प्राइमरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल आप जानते होंगे, अप टू 5th क्लास तक, अप टू 5th क्लास तक, अप टू 5th स्टैंडर्ड कम्स इन प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल तक 30 छात्रों पे कम से कम एक छात्र होना चाहिए। तो रेशियो बना 30:1, 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए अप टू प्राइमरी लेवल। उसके बाद आता है अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी लेवल में 6 to 8, इसमें कितना रेशियो था, 35:1, 35 बच्चों पे एक टीचर, 35 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर। उसके बाद बात करते हैं एकेडमिक वर्किंग डेज का। कितने दिन स्कूल आना पड़ेगा टीचर को पढ़ाने के लिए, उसके बारे में, कितना वर्किंग डे होना चाहिए और कितने इंस्ट्रक्शनल आवर होने चाहिए, ये भी इसमें एज अ प्रोविजन डाला था, कितने इंस्ट्रक्शनल आवर होना चाहिए और कितना एकेडमिक आवर होना चाहिए।
तो सबसे पहले बात करते हैं वही प्राइमरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल पे था, प्राइमरी लेवल पर 220 200 वर्किंग डेज। और अपर प्राइमरी के लिए अपर प्राइमरी के लिए था 220 वर्किंग डेज। यदि टीचिंग आवर्स की बात करें, इसी में बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शनल आवर्स की। ये तो बात हुई एकेडमिक वर्किंग डेज की। वर्किंग डेज अब बात करते हैं इसी के अंदर एकेडमिक इंस्ट्रक्शनल आवर्स। इंस्ट्रक्शनल आवर्स की कितने घंटे होना चाहिए? फिर वही दो, पहले प्राइमरी प्राइमरी लेवल पे था 800 घंटे, 800 घंटे। और अपर प्राइमरी में 1000 घंटे। इतने टीचर का पढ़ाने का समय होना चाहिए, ये इसमें था, ये होना अनिवार्य था। इसके बाद में यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करूं, आगे था इसमें टीचर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। टीचर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, इसमें क्या था? कोई भी व्यक्ति बिना तयशुदा मिनिमम क्वालिफिकेशन और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी और सीटेट पास किए बिना सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं बन सकता। साथ ही टीचर्स को नॉन टीचिंग वर्क जैसे गणना, जनगणना या आपदा राहत को छोड़कर बाकी कामों में नहीं लगाया जा सकता। तो टीचर का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या था? टीईटी और सीटेट। यदि सेंटर के लिए अप्लाई किया तो सीटेट क्लियर होना चाहिए और स्टेट के लिए टेट। तो ये भी इसमें था इंफ्रास्ट्रक्चर में। और लास्ट पॉइंट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसमें क्या था? हर राज्य के स्कूल में एक एसएमसी का गठन किया जाएगा जिसमें कम से कम 75 सदस्य माता पिता या अभिभावक होंगे। यह कमेटी स्कूल के डेवलपमेंट प्लान पर नजर रखेगी। ये इसलिए बनाई गई थी कि स्कूल का वेलफेयर, डेवलपमेंट, इन चीजों का ध्यान दिया जा सके। इसमें 75% पेरेंट्स थे। यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कि जैसे ही कोई जो है कानून बनता है, कोई भी एक्ट बनता है, तो उसकी कोई ना कोई जो है की चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म जरूर होता है। तो इसकी भी हम बात करते हैं। इस राइट टू एजुकेशन एक्ट का क्या जो है चुनौतियां और कमियां थी। नंबर 5, चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म्स। क्या कुछ चुनौतियां इस कानून के सामने रही, क्या किसी ने फेस किया, उसके बारे में बात करते हैं। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म्स। तो सबसे पहले बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की। क्रियान्वयन की चुनौतियां क्या बनी? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। आज भी कई ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में सरकारी स्कूलों में पक्के कमरे, पीने का साफ पानी, बिजली और फंक्शनल टॉयलेट्स, विशेषकर बालिकाओं के लिए, की कमी एक बड़ी बाधा बनी हुई है। ये आज भी जो आप देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। गवर्नमेंट स्कूल्स में गांव के अंदर इतनी अच्छी खासी हालत नहीं है। तो ये कमी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट को, ये जो चैलेंज है, क्रिटिसिज्म भी से आप कह सकते हैं, ये जो है फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद में क्या है? लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी। लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहा एक्ट के लिए। हाल की असर रिपोर्ट्स या नेशनल अचीवमेंट सर्वे से यह बात सामने आती है कि बच्चों के पास एनरोलमेंट तो है, लेकिन लर्निंग लेवल्स, लर्निंग आउटकम्स यानी बुनियादी पढ़ने और गणित की क्षमता उस तरह की नहीं है जिसकी अपेक्षा की जाती है। ये आपको बात समझ आ गई होगी, यानी कि क्वालिटी में और आउटकम्स में कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के लिए रहा। उसके बाद में
टीचर वैकेंसीज, लाखों शिक्षकों के पद खाली पड़े रहना और संविदा या गेस्ट टीचर्स पर डिपेंडेंसी भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा सरकारी स्कूल्स के अंदर बहुत सारे गेस्ट टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का आना और जो परमानेंट पद हैं टीचर्स के उनका खाली होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज राइट टू एजुकेशन एक्ट के सामने रहा। उसके बाद में क्या चैलेंज और प्राइवेट वर्सेस पब्लिक डिवाइड, पब्लिक डिवाइड, इसमें क्या था 25% कोटे के बावजूद, जो हमने सेक्शन 12(1)(c) में पढ़ा था, के बावजूद कई जगह सामाजिक भेदभाव और प्रशासनिक उदासीनता के कारण यही क्रियान्वयन नहीं हो पाता। 25% कोटा मैंने आपको बताया था प्राइवेट स्कूल के अंडर और अनएडेड स्कूल्स में जो इस एक्ट के अंदर है, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें अभी भी हमारे समाज के अंदर है, जैसे कि सामाजिक भेदभाव और प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये चैलेंज भी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट को फेस करना पड़ता है। तो पूरे सेशन में आज जो है आपको मजा आया होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जर्नी, उसके बाद में जो है क्या इसके की प्रोविजंस हैं और साइलेंट फीचर्स हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव कवर चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म्स, टीचर पीपल रेशियो। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक बहुत ही पावरफुल टूल एजुकेशन के फील्ड में है। आर्टिकल 21A फाउंडेशन ऑफ न्यू इंडिया, ये हमारे आने वाले नए भारत के लिए फाउंडेशन साबित हो सकता है। हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और तो साथियों, पूरे लेक्चर को समेटते हुए मैं अब लास्ट में हम यह कह सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य को संवारने का सबसे पावरफुल टूल है। जब देश का हर बच्चा शिक्षित होगा, जब क्लासरूम में हर तबके का बच्चा एक साथ बैठेगा, तभी हमारा समाज सच मायने में समतावादी, इजलिटेरियन और सशक्त बनेगा। सरकार के प्रयास अपनी जगह है, लेकिन एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारी भी यह जिम्मेदारी है कि हम इस कानून की भावना को समझें और इसे जमीन पर लागू कराने में अपना योगदान दें। मुझे उम्मीद है कि आज का यह सेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन यदि आपका है तो कमेंट करके पूछिएगा। और इसी से पहले एक वीडियो और जो है बना हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन पे, वो भी आप जाके विजिट करिएगा। उसको पूरा उसमें अच्छे से RTI को लेके पूरा बताया हुआ है, और पूरी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है लीगल राइट्स की, पूरी विजिट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।